नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। जूलॉजी बहुत जल्दी 3.0 स्टार्ट हो रहा है, जल्दी ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है डॉक्टर्स डे के दिन भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसमें अपन पूरी जूलॉजी भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो आ जाओ, आज का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम रिकैप नहीं करेंगे, क्योंकि रात गई बात गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बेटा आज का चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ, जो मैं हमेशा जब भी ये चैप्टर शुरू करती हूँ किसी भी बैच में तो मैं बच्चों को बताती हूँ। अपन बचपन से सुनते आए हैं कि सेल डिवीजन कंट्रोल्ड वे में होता है, रेगुलेटेड वे में होता है। सेल पहले ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, सब बड़ा कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, आंसर कर देते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने एमबीबीएस में थी और वहां पर जब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगना स्टार्ट हुई हॉस्पिटल के अंदर, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने कैंसर पेशेंट देखा था, तो मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कैंसर पेशेंट देखा, उनकी हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री लेना आपको सिखाते हैं एमबीबीएस में। हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेने के बाद हिस्ट्री एक जना प्रेजेंट करता है। जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, 10 स्टूडेंट्स का, तो एक को बोलते चलो भैया आकांक्षा तुम हिस्ट्री प्रेजेंट करो। तो मैंने हिस्ट्री प्रेजेंट कर दी। तो उस हिस्ट्री से रिलेटेड फिर आपके प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ इसका बेसिस क्या है, रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, क्यों हुआ उसे कैंसर, बिल्कुल बेसिक, मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी किताब की लाइनें नहीं चाहिए। तो उसका जवाब था अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कहीं ना कहीं सेल डिवीजन कंट्रोल्ड नहीं हो रहा, जल्दी 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 अनकंट्रोल सेल डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए ट्यूमर बन गया, मास बन गया, गठान बन गई, फैल गया, कैंसर हो गया। और उस दिन रियली वहां खड़े खड़े मुझे क्लिक करा कि यार हम कैसे बस पढ़ लेते हैं चीजों को, पर आज समझ आया कि वो एक जो हल्की सी लाइन है कि सेल डिवीजन शुड बी कंट्रोल्ड, अगर अनकंट्रोल्ड हो तो कितनी खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी होती है। तो ऐसे करके जब आप डॉक्टर बनेंगे, जब आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनेंगे और जब आप रियल लाइफ में अपनी थ्योरी को अप्लाई होता हुआ देखेंगे, तब समझ में आता है कि वाकई में एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ते हैं इस पूरी जर्नी में। चलिए आइए तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब हम एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन मास्टर करेंगे तो समझते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर कि श्लीडन और श्वान जी ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पर वो ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल कैसे आता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किन्होंने बताया था और किस ईयर में बताया था, ईयर लिखकर भेजो मुझे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले रुडोल्फ वर्चाउ जी ने हमें यह बताया था कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, यानी जो ऑलरेडी एक सेल मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसी से न्यू सेल बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। बहुत बढ़िया, 1855 जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत सही, 1855, वेरी गुड। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक पेरेंट सेल यानी एक सेल डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनाता है, 1 सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, और ये सब कुछ पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। याद है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले, इन्होंने ये टर्म दिया था। इनफैक्ट अगर आप गौर करो, हमारी बॉडी 1 सेल से स्टार्ट होती है। मम्मी से एग आया, पापा से स्पर्म आया, दोनों फ्यूज हुए, सिंगल सेल जाइगोट बना। फिर जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स की हमारी पूरी अडल्ट बॉडी बनी। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि लाइफ ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है दोनों गैमीट्स का, उन सबका जीवन, लाइफ जो है, इट स्टार्ट्स विथ अ सिंगल सेल। उन सबका जीवन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, उन सबका जो जीवन है वो स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से, और उस सिंगल सेल को कहते हैं जाइगोट। इतना सबको आइडिया होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर, जाइगोट। और फिर इस सेल के अंदर डिविजन्स होते हैं, इस जाइगोट के अंदर डिविजन्स होते हैं, सेल डिवीजन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन, सेल डिविजन्स। और उससे फिर हमारी पूरी मल्टी सेल्यूलर मैच्योर बॉडी बन जाती है, मल्टी सेल्यूलर मैच्योर अडल्ट बॉडी बन जाती है। बॉडी या मैच्योर ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, हम पूरे मैच्योर हो गए। मुझे यस या नो लिखकर भेजना, क्या अडल्ट होने पर, मैच्योर होने पर सेल डिवीजन बॉडी में रुक जाता है या कंटिन्यू रहता है? जरा लिखकर बताइए, सोचो 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 सोचो। सेल डिवीजन कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? सोचो भाई, अगर हम अडल्ट भी हो गए तो भी मान लो यहां स्किन पे चोट लग गई, इंजरी हो गई,
यहां के सेल्स डैमेज हो गए तो उन्हें रिप्लेस करना है, तो यहीं के सेल फिर से डिवाइड कर जाएंगे। यानी सेल डिवीजन डू नॉट स्टॉप ऑन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। मैच्योर हो गया ऑर्गेनिज्म, अडल्ट हो गया, तब भी सेल डिवीजन रुकता नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी होता है, बट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। एक एक वर्ड, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको टिप्स पर करवा दूंगी मैं। डू नॉट स्टॉप इन अडल्ट लाइफ ऑल्सो, मैच्योर में भी कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। यही नहीं, इवन जब अडल्ट होके प्यूबर्टी के बाद हमारे अंदर oogenesis होगा, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, वहां भी तो माइटोसिस मियोसिस होता है गैमीट्स बनने के लिए, यानी सेल डिवीजन चलता रहता है। इतना सबको क्लियर हो गया? लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाए। चल, अब होता क्या है बेसिक समझते हैं। सपोज ये एक सेल है, कोई भी सेल है। सबसे पहले ये सेल ग्रो करता है, ये सेल ग्रो करता है, यानी इसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब इसका साइज इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इंक्रीज होगा, सारे सेल ऑर्गेनेल्स नंबर में इंक्रीज होंगे, तो यही सेल ऐसा बड़ा हो गया। जब सेल एक लेवल से ज्यादा ग्रो कर जाता है तो सेल डिवाइड कर जाएगा, सेल डिवाइड कर जाएगा। यानी पहले हुई ग्रोथ और ग्रोथ के बाद हुआ डिवीजन। डिवीजन बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, यानी ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी वन सेल की बनी है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि एक बैक्टीरिया है पोटू नाम का, वो ग्रो करा और वो डिवाइड कर गया, यानी या तो कहो सेल डिवाइड कर गया या कहो बैक्टीरिया के दो बच्चे पैदा हो गए, यानी डिवीजन मतलब यहां पर क्या है, रिप्रोडक्शन हो गया। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो जैसे ही डिवीजन होगा मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। हाँ, मल्टी सेल्यूलर है तो 1 से 2, 2 से 4 पूरी बॉडी बन रही है। इतना क्लियर है, कह सकते हैं? चलिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि चाहे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर सेल की ग्रोथ भी होगी और सभी के अंदर सेल डिवीजन कहो या रिप्रोडक्शन कहो वो भी होगा। तो एनसीईआरटी लिखती है बेटा, एनसीईआरटी लिखती है दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ all characteristics of all living organisms, characteristics of all living organisms, indeed का मतलब होता है true for all living organism, यानी ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी सच्चाई है, उसका सत्य है कि उसमें ग्रोथ होगी और फिर डिवीजन होगा। अगर मल्टी सेल्यूलर है तो ग्रोथ डिवीजन से 2 सेल 4 सेल 8 सेल बनते जाएंगे, और अगर यूनिसेल्यूलर है तो वो डिवाइड कर करके एक्चुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। नोट करा, नोट कर लो अच्छे से, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सेल का भी कैरेक्टर है, ऑफकोर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, ऐसा लिखते हैं, रुको, ऐसा लिखते हैं, रुको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इंडीड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सेल की कैरेक्टर है कि सेल ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, और ये बात सच है, सत्य है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये एक सेल है, सेल। डन है? चल, अब आ जाओ हम समझते हैं कि आखिर ये सेल ग्रो करने पर डिवाइड क्यों करता है। तो हेडिंग लिखिएगा बेसिस फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का बेसिस क्या है? ये बात एनसीईआरटी में बाद में लिखी है जहां पर माइटोसिस पढ़ाया गया है, पर हम पहले बेसिक्स को पढ़ेंगे। चल समझो, देखो जब एक सेल ग्रो करता है, ऐसा समझो, सपोज ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ग्रोथ हुई, ग्रोथ। बेटा जब ये सेल ग्रो करा तो इसका साइटोप्लाज्म भी ग्रो करा और इसके न्यूक्लियस भी ग्रो करेगा क्योंकि उसका मैट्रिक्स ग्रो करेगा। यानी जब ग्रोथ होगी तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा बिल्कुल, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है। इसे शॉर्ट में VN लिखते हैं, इसे VC लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसे एक और शब्द भी लिख सकते हो, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स।
कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब यहां पे है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसे आप न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो ऐसा भी कह सकते हो। तो न्यूक्लियस भी इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो रहा है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, अंदर प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, डीएनए भी बन रहा है, आरएनए भी बन रहा है। न्यूक्लियस जितना ग्रो करता है उससे ज्यादा साइटोप्लाज्म ग्रो करता है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो ओवरऑल रेशियो है, ये जो ओवरऑल रेशियो है, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज? देखो न्यूक्लियस भी इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी ओवरऑल जो रेशियो है, रेशियो दैट डिक्रीज। सिंपल मैथमेटिक्स है, न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी लेस देन वन यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम इससे क्या हुआ? समझो, न्यूक्लियस डायरेक्टर ऑफ द सेल है, हमने पढ़ा था, डायरेक्टर है, हमने पढ़ा था। अब देखो क्या होगा, ऐसा समझो कि साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मूवी के स्टार्स हैं, हीरो है, हीरोइन है, सिंगर है, लिरिक्स बनाने वाले हैं, म्यूजिशियन है, स्पॉट बॉयज हैं, साइड एक्टर्स हैं, हीरो का भाई है, हीरोइन की फ्रेंड है, ये सब है। और पिक्चर बनाने का, मूवी बनाने का जो डायरेक्टर है वो न्यूक्लियस है। अब भाई साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ गया, हीरो, हीरोइन, म्यूजिशियन, स्पॉट बॉयज, 100 लोगों की जगह 50,000 लोग आ गए पिक्चर के अंदर। अब एक डायरेक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो डिवाइड करवा देगा इस सेल को। वो कहेगा मैं 2 पिक्चर बनाऊंगा, आधे लोग इसमें आ जाना, आधे लोग उस पिक्चर में आ जाना। यानी ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, डिक्रीज हो गया है, इसे रीस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड करता है। तो वाई सेल डिवाइड? टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये जो रेशियो डिक्रीज हो गया है, इसे इंक्रीज करके वापस से नॉर्मल लाया जाएगा, वापस से नॉर्मल। ये एनसीईआरटी में दिया है माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के टाइम पर। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लो साहब, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, अब स्टूडेंट्स 3 तरह का सेल डिवीजन होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। मैं ए माइटोसिस अभी नहीं पढ़ा रही हूं, हम नॉर्मल माइटोसिस मियोसिस की बात करेंगे। तो उसकी बात करने के पहले मैं यहां पर एक चीज लिखूंगी, पहले तो ये लिख देती हूं मैं एक बार बस नाम लिख लेते हैं अपन, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एनसीईआरटी में माइटोसिस मियोसिस ग्रेड फुल डिटेल में है। इसे बेटा डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। डायरेक्ट सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? अपन सब पढ़ेंगे। और इन दोनों को इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। मैं ये सब बाद में पढ़ाऊंगी, ए माइटोसिस लास्ट में हल्का सा बताऊंगी, एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए, अब हेडिंग लिखिएगा सेल साइकिल। हेडिंग लिखो एक बार, सेल साइकिल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम ध्यान से देखो, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एंड हिंदी का और, यानी ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ये एक ही वर्ड नहीं है। अगर एक ही वर्ड होते तो इंग्लिश में और लगाते, OR, यानी हिंदी का या। ये सेपरेट वर्ड्स हैं। सेल डिवीजन कुछ अलग शब्द है, सेल साइकिल कुछ अलग शब्द है, हमें इन्हीं को समझना है। आइए समझिए। देखो होता क्या है, जैसे ही एक सेल बना वो एकदम से डिवाइड नहीं कर जाता। भाई एक सेल है इतना बड़ा, मैं चाहती हूं इसके जैसे कार्बन कॉपी 2 सेल बने, तो मुझे इसमें सब कुछ डबल करना पड़ेगा ना। भाई मेरे पास एक पेज है, नोट्स है बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर के, मैं उन नोट्स को, पूरे नोट्स को दोनों स्टूडेंट्स को देना चाहती हूं अपने, तो मैं उसे फाड़ के थोड़ी दे दूंगी, मैं उसकी जेरोक्स कराऊंगी, कार्बन कॉपी बनाऊंगी। ऐसे ही ये जो पेरेंट सेल है, इसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ऑर्गेनेल्स, मैं सब कुछ डबल करूंगी, यानी ये सेल ग्रो करेगा, तब जाकर मैं इसे 2 में डिवाइड करूंगी। तो ये जो पूरी घटनाएं हैं, ग्रो करना यानी प्रिपेयर करना, और फिर एक्चुअली सेल को डिवाइड करना, इस टोटल को मिलाकर सेल साइकिल कहते हैं। मतलब जैसे अगर ये सेल है तो पहला होगा इसमें पीरियड ऑफ ग्रोथ, या आप ऐसा कह सकते हो कि डिवीजन की तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। अभी सेल डिवाइड नहीं कर रहा बेटा, अभी डिवीजन के लिए तैयारी चल रही है, यानी सब चीजें डबल की जाएंगी, सब कुछ डबल किया जाएगा। तो इसमें ये सेल ग्रो हो गया, ग्रो, और इसके बाद फाइनली अब ये डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में, यानी इसके बाद आएगा पीरियड ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन।
जहां पर एक्चुअली सेल डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। हम अभी सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे, एक्चुअल सेल डिविजन। तो ये जो तैयारी का समय है मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये जो तैयारी का समय होता है इसे कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज, इसे प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। ये प्रिपरेशन हो रही है, प्रिपरेटरी फेज, लिखो प्रिपरेटरी फेज। इसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। बड़ा ध्यान से सुनो, इस समय सेल रेस्ट नहीं कर रहा, बहुत काम कर रहा है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ऑर्गेनेल सब कुछ डबल कर रहा है, सब कुछ डबल कर रहा है। फिर इसे क्यों कहते हैं रेस्टिंग फेज? बिकॉज सेल इज नॉट डिवाइडिंग। डिविजन के हिसाब से बात करें, अभी एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहा, तो मैंने नाम दे दिया रेस्टिंग स्टेज, नाम दे दिया। और ये जो है जहां एक्चुअली सेल डिविजन होगा इसे कहते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज। अभी माइटोसिस मियोसिस दोनों में होगा, माइटोटिक फेज। ये 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, फिर इसमें इसकी ग्रोथ होगी, फिर ये ऐसा बनेगा, फिर इसमें डिवीजन होगा, यानी इसका इंटरफेज होगा, फिर इसका एम फेज होगा, ऐसे ही इसका इंटरफेज होगा, एम फेज होगा, कहानी चलती जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे ये बताओ कि प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है या एक्चुअल डिवीजन में? सोचो सोचो सोचो, रटना नहीं है, सोचो। देखो समझो, इस बात को समझो बेटा। आप नीट की प्रिपरेशन जब करते हो, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक प्रिपरेशन करते हो, और एक्चुअली जो पेपर देते हो वो 3 आवर 20 मिनट्स का होता है। किसी भी चीज की तैयारी में ज्यादा टाइम लगता है, तो ये जो प्रिपरेटरी फेज है इट लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन। अगर 24 घंटे लग रहे हैं तो 23 घंटे 23 आवर्स तैयारी होती है और मात्र 1 घंटे में डिवाइड हो जाता है। तो प्रिपरेशन में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज की, और एक्चुअली काम करने में कम टाइम लगता है। कोई पिक्चर भी बनाते हैं तो पिक्चर बनाने से ज्यादा, पिक्चर 3 घंटे की दिखती है आपको, बट उसके पहले प्री प्रोडक्शन वर्क बहुत होता है। क्या मैं ये कह सकती हूं इंटरफेज आएगा फिर एम फेज आएगा, 2 डॉटर सेल बन गए, फिर उनका फिर इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज आएगा, उनसे भी 2 डॉटर सेल बन गए, फिर इंटरफेज आएगा, एंड सो ऑन, ये कहानी चलती रहेगी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं बेटा कि इंटरफेज 2 माइटोटिक फेज के बीच में आता है? कह सकती हूं माइटोटिक फेज 2 इंटरफेज के बीच में आता है, इंटरफेज 2 माइटोटिक फेज के बीच में आता है। कह सकती हूं या नहीं कह सकती हूं बताओ? ये माइटोसिस है इधर, ये माइटोसिस है इधर, इसके बीच में आया इंटरफेज, तभी तो इंटर वर्ड दिया है। इंटरफेज मतलब फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, 2 बगल बगल वाले सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो प्रिपरेशन का समय है। सो दिस इज फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, 2 एम फेज के बीच में क्या है? इंटरफेज है। अच्छे से लिखो, एक एक वर्ड समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं रटेंगे अपन कुछ भी नहीं रटेंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो जाएगा, हालांकि एनसीईआरटी में रेस्टिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेज जिसमें तैयारी होगी प्लस एम फेज जिसमें एक्चुअली डिवीजन होगा। क्या मैं ऐसा कह सकती हूं? सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेज प्लस एम फेज। अब इंटरफेज को भी 3 सब फेजेस में हमने डिवाइड किया है। एक्चुअली सेल तो लगातार अपना काम कर रहा है, हमने पढ़ने के हिसाब से कन्वीनियंस के लिए, इजीनेस के लिए हमने उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो हमने इंटरफेज को भी 3 फेजेस में डिवाइड करा है, 3 फेजेस में, 1 2 एंड 3, और एम फेज को 2 में डिवाइड करा, 2 में। सबसे पहले इंटरफेज में आएगा G1, अभी हम सब पढ़ेंगे, फिर आएगा S, फिर आएगा G2। डीएनए डबल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा पेरेंट सेल का, तभी तो दोनों बेटियों को बराबर डीएनए मिलेगा। तो बेटा जो डीएनए डबल होता है, मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, वो यहां होता है, यहां। सो दिस इज द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए ओनली एंड ओनली इसी टाइम पर डबल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक एक लाइन पढ़ा रही हूं एनसीईआरटी की। यानी डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज में होता है, स्पेसिफिक फेज में। ऐसा नहीं डीएनए कभी भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं डीएनए कभी भी डबल हो जाएगा। डीएनए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसी फेज में डबल होता है, डीएनए सिर्फ एस फेज में ही डबल होता है।
लेकिन जो बाकी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब ओवरऑल अगर हम मोटी मोटी बात करें, आरएनए बनना है, प्रोटीन्स बनना है, वो पूरे इंटरफेज में चलता रहता है। यानी अगर आप सेल ग्रोथ की बात करो इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब साइटोप्लाज्म G1 S G2 लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। पर जो डीएनए डबल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में डबल हो रहा है। साइटोप्लाज्म लगातार ग्रो कर रहा है पूरे में, पर डीएनए डबलिंग पर्टिकुलर फेज में ही होती है। और ये सब कुछ बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करेगा, कोऑर्डिनेटेड वे में। मतलब बेटा ऐसा नहीं होगा कि डीएनए डबल हुआ ही नहीं और एम फेज में सेल डिवाइड कर गया, नहीं, फिर तो डॉटर सेल को बराबर डीएनए कैसे मिलेगा भाई? 2 किलो डीएनए था पेरेंट के पास में, 1-1 किलो ही पहुंचेगा, नहीं, पहले उस 2 किलो को 4 किलो किया जाएगा। तो ये जो कुछ भी होगा ये कोऑर्डिनेटेड, एक रेगुलेटेड वे में होगा, एक सिस्टमैटिक वे में होगा। जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई भी सिस्टमैटिक वे में करनी है, कोऑर्डिनेटेड वे में करनी है, कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं करना है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। अब एम फेज में एक्चुअली डिवीजन करना है। देखो दो चीजों को डिवाइड करना है, एक न्यूक्लियस डिवाइड करना है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मैंने कल पढ़ाया था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखेंगे। इंटरफेस के टाइम डीएनए हिस्टोन के अराउंड कॉइल करके क्रोमैटिन के फॉर्म में था, धागे के फॉर्म में, याद आ रहा है? अब वो क्रोमोसोम्स बनाएगा। तो पहले हमें न्यूक्लियस डिवाइड करना है, यानी हमें क्रोमोसोम्स को बांटना है, डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है डॉटर सेल्स में, और फिर हम साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करेंगे, तब जाकर 2 सेल्स बनेंगे। यानी इट स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे और फाइनली एंड्स विथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। बेटा अगर आपने साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, केवल न्यूक्लियस से डिवाइड कर दिया, मान लो ये एक सेल था, आपने न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया, साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं करा, तो ये 2 सेल नहीं कहलाएंगे, ये 1 सेल विथ 2 न्यूक्लियस कहलाएगा। तो पूरा कंप्लीट काम करना है, कंप्लीट काम, न्यूक्लियर डिवीजन से शुरुआत करनी है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना है, तब जाकर हम कहेंगे सेल डिवाइड हुआ है। न्यूक्लियर डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का मतलब ही होता है कैरी ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्लियर है? इतना सबको समझ में आ रहा है? क्लास में याद करना है बेटा। यानी कैरियोकाइनेसिस में एक्चुअली क्या होगा, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। बेटा ये एनसीईआरटी की वो लाइंस हैं जो जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं और यहां पर ही मेरा रोल आता है। जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें याद ही नहीं है कि ऐसी लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है? कितने लोगों को ये लाइन नहीं आती, जरा बताओ मुझे, बताइए। भाई सिंपल सी बात है ना, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड करेंगे, सेपरेट होंगे। वो किसके क्रोमोसोम है? फ्यूचर जनरेशन को जा रहे हैं, डॉटर सेल को जा रहे हैं, तो डॉटर क्रोमोसोम बोल दिया। आ गए? मजे आ गए? चलिए, यानी इंटरफेस के 3 स्टेजेस हैं, G1 S G2। एस में पर्टिकुलरली डीएनए डबल होगा, बाकी सब में और चीजें, पूरा साइटोप्लाज्म सब डबल होगा, पूरे में ग्रोथ हो रही है। उसके बाद सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फाइनली एंड में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तब हम कहेंगे कि सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ। इतना क्लियर है? अब न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है उसे भी 4 सब स्टेजेस में बांटते हैं। अब ये सब आपने पढ़ी होंगी, कोई ज्यादा बड़ी बातें मैं नहीं कर रही हूं। प्रोफेज, नहीं तो हम पढ़ेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं दे रही, कितनी ट्रिक याद करोगे, ये तो वैसे ही रटा रहता है और पढ़ेंगे तब भी याद हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब
सबसे पहले G1 होगा, S होगा, G2 होगा, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। डन? मजे आ गए? जल्दी से यस या थम्स अप ठोको, खुशी खुशी पढ़ो यार, मजे में पढ़ो, आनंद में पढ़ो। एनसीईआरटी की ऐसी ऐसी लाइंस आपको बताऊंगी कि आप बोलोगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था एनसीईआरटी की लाइन है, और ऐसे ही तो क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ट्रिक है, पीमैट भी है। हाँ चल, अब आओ, हम इसे कह रहे हैं सेल साइकिल। तो हम साइकिल, साइकिल क्या होती है, यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कार्डियक साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल, सेल साइकिल। आइए एक सेल साइकिल जरा बनाते हैं, एक सेल साइकिल बनाते हैं। चल, तो ये सपोज करो साइकिल बना दी मैंने, बनाइए, चलिए एवरीवन। अब ये सपोज मैंने बनाया G1, ये बनाया G1, S, G2 और M। चलिए आइए लिखते हैं, ये है G1, S, G2, ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये पूरा M है, अभी लिखूंगी मैं। यानी सपोज करो ये एक सेल है, ये पहले G1 में एंटर करेगा, G1 में, फिर S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर M में जाएगा, और M के बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। फिर वो दोनों G1S, G2M, फिर उनके बच्चे G1S, G2M। चल, ये जो पूरा है G1S, G2, ये इसे हम कह रहे हैं इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज या ग्रोथ फेज। अब यहां पर भी 2 फेजेस हैं, M फेज में भी 2 फेजेस हैं। पहले होगा न्यूक्लियर डिवीजन, यानी ये हो गया बेटा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। यानी ये जो पूरा बनाया है कैरियो प्लस साइटो, ये सारा यहां तक, ये पूरा हो गया अपना एम फेज। तो 2 फेज हो गए, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में भी 4 स्टेजेस हो गई, 4 स्टेजेस। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बनाइए सब मेरे साथ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पीड बढ़ गई है, अब मेरे साथ बना पाते हैं काफी, 80, 90%, 100%। यानी सेल सबसे पहले G1 में जाएगा, S में जाएगा, प्लस साइटो, ये सारा यहां तक, ये पूरा हो गया अपना
एम फेज। तो 2 फेज हो गए, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में भी 4 स्टेजेस हो गई, 4 स्टेजेस। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बनाइए सब मेरे साथ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पीड बढ़ गई है अब मेरे साथ, बना पाते हैं काफी, 80, 90%, 100%? फेज, टीलोफेज। बनाइए सब मेरे साथ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पीड बढ़ गई है अब मेरे साथ, बना पाते हैं काफी, 80, 90%, 100%? यानी सेल सबसे पहले G1 में जाएगा, S में जाएगा, G2 में जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, और 2 सेल्स मिल जाएंगे। ये पूरी है सेल साइकिल। सेल साइकिल हो गया। चलो देखो, G1, G2 इनमें भी साइटोप्लाज्म बनेगा, पर डीएनए पर्टिकुलरली S में बनता है। तो बेटा डीएनए का नाम होता है, इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, क्योंकि यहां पे डीएनए सिंथेसिस होगा और डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे एस फेज कहते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बनाइए सब मेरे साथ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पीड बढ़ गई है अब मेरे साथ, बना पाते हैं काफी, 80, 90%, 100%? यानी सेल सबसे पहले G1 में जाएगा, S में जाएगा, G2 में जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, और 2 सेल्स मिल जाएंगे। ये पूरी है सेल साइकिल। सेल साइकिल हो गया। चलो देखो, G1, G2 इनमें भी साइटोप्लाज्म बनेगा, पर डीएनए पर्टिकुलरली S में बनता है। तो बेटा डीएनए का नाम होता है, इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, क्योंकि यहां पे डीएनए सिंथेसिस होगा और डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे एस फेज कहते हैं, यानी सिंथेसिस फेज कहते हैं। चलिए, क्या इस हिसाब से मैं जीवन में भी ग्रोथ हो रही है, G2 में भी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो लगातार हो रही है, तो इसे कह देंगे ग्रोथ फेज 1, और इसे कह देंगे ग्रोथ फेज 2। इसे कहते हैं और गैप फेज 1, और इसे कह देंगे गैप फेज 2। ग्रोथ फेज 1, गैप फेज 1, ग्रोथ फेज 2, गैप फेज 2। अच्छा, अब बड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकती हूं कि G1 M के बाद हो रहा है, आफ्टर M, यानी इसे कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये M के पहले हो रहा है, बिफोर, यानी प्री माइटोटिक फेज। अच्छा, S के बिफोर हो रहा है G1, तो ये हो गया प्री सिंथेसिस फेज। प्री सिंथेसिस फेज, और ये हो जाएगा बेटा पोस्ट सिंथेसिस फेज, S के बाद, आफ्टर S। तो ये नाम किसी को भी रटना तो नहीं पड़ेगा, जल्दी से बताओ, बिल्कुल इजी नेम्स हैं। G1 इज आफ्टर M, तो पोस्ट माइटोटिक, बिफोर S तो प्री सिंथेसिस, G2 is after S post synthesis, but before M pre mitotic। गैप फेज 1 ग्रोथ फेज 1, गैप फेज 2 ग्रोथ फेज 2, S हो गया सिंथेसिस फेज। ठीक है बेटा, बोल तो रही हूं, लिखो ना, कितनी बार तो बोला मैंने, और कितनी बार बोलूं बताओ यार, और कितनी बार बोलूं? लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए, डन है। अब आइए हम सेल साइकिल की परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। आइए, सेल साइकिल, एनसीईआरटी की लाइन, सेल साइकिल। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि सेल साइकिल का मतलब वो सारे इवेंट्स, घटनाएं जिनमें
sequence of events in which cell duplicates its genome. सबसे पहले वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, सबसे पहले मतलब एस फेज में. Then synthesize other constituents of cells. बेटा एनसीईआरटी दिमाग में रटवा रही हूं. Synthesize other constituents of cell. हम देखेंगे अभी कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कहां बनता है. कोई G1 में बन रहा होगा, कोई G2 में बन रहा है, कोई S में बन रहा है. तो ये तो हो गया प्रिपरेटरी फेज. एंड फाइनली यानी इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. पहले न्यूक्लियर डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी ये हो गया एम फेज. एक एक वर्ड समझ में आ गया. फाइनली डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में, सारे अदर कंस्टिट्यूएंट्स बनाएगा, जीनोम डुप्लीकेट करेगा. ये पूरी घटनाओं को मिला के कहेंगे सेल साइकिल. ठीक है एवरीवन, जरा एक आध प्लीज मैसेज करिए. आपके मैसेजेस आने रुक गए हैं. सिंसियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेक्चर में? जरा एक बार मुझे कोई मैसेज करो. चलो, अब ये जो सेल साइकिल है बेटा, ये हर ऑर्गेनिज्म में, भैया मैसेजेस रुक गए हैं आने, एक बार चेक करिएगा. हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ड्यूरेशन की होती है. जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, हम अपनी बात करें. हाँ नहीं, अभी आ नहीं रहे स्टूडेंट्स. एक बार प्लीज कुछ मैसेज करिए ताकि मुझे पता चल जाए लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. हाँ लैग हो रहा है. ओके है, ऑल ओके है. जूम कर दीजिए. ओके है, ठीक है. चलो, अब ये सेल साइकिल, जैसे ह्यूमन की बात करें बेटा, हमारे एक सेल को अभी बना मान लो, तो ग्रो करना और डिवाइड करना उसमें एक दिन 24 घंटे लगते हैं. यानी जो सेल साइकिल है, इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इट वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ऐसा नहीं है कि चाहे हम हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे बंदर हो, सबके अंदर 24 घंटे में ही पूरी सेल साइकिल होगी. ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग है. जैसे एग्जांपल, ह्यूमन के अंदर 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें से बेटा 23 आवर्स जो हैं ये तैयारी में लगते हैं, इंटरफेस जब वो ग्रो करता है, और एक्चुअली 1 आवर के अंदर एक्चुअली सेल डिवाइड कर जाता है. ये वाली इंफॉर्मेशन जो है 24 आवर्स और ये 1 आवर, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी ने दी है ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर. लेकिन अगर हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट एक सिंगल सेल फंजाई होता है, इसमें केवल 90 मिनट्स लगते हैं. इंटरफेज एंड एम फेज सब कुछ मिलाकर 1.5 घंटे में नया सेल बना, 12 बजे सेल बना, ग्रो करेगा, डिवाइड कर जाएगा, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे 1:30 PM पर, 1.5 घंटे के अंदर. हमारे में 12 बजे बना है तो अगले दिन 12 बजे जाके 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे. यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. यही नहीं, हमारे अंदर भी स्किन का सेल हो सकता है 24 घंटे में करता हो, और किडनी का सेल हो सकता है 22 घंटे में करता हो. तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल टाइप टू सेल टाइप में भी थोड़ा वेरिएशन होता है. हालांकि ये एग्जाम्पल कोई हमारे को नहीं दिया गया है. तो सेल टू सेल भी ड्यूरेशन अलग अलग है विद इन एन ऑर्गेनिज्म, एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंट ड्यूरेशन है. अब ये सब कौन कंट्रोल करेगा कि कितनी देर में सेल डिवाइड करेगा, कितनी देर इंटरफेज है, कितनी देर एम फेज है, सब कुछ रेगुलेटेड वे में हो. ऐसा ना हो कि डीएनए डबल ही नहीं हो और सेल डिवाइड हो जाए. ये सब बेटा जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है. तो सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल. जी हाँ, मैं अभी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, पहले पढ़ाते थे. एक्चुअली कुछ प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स होते हैं, साइक्लिन प्रोटीन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एंजाइम्स, इनका कंट्रोल होता है. अगर उनमें गड़बड़ हो जाए तो सेल साइकिल गड़बड़ हो जाती है और उसी से कैंसर्स हो जाते हैं. कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जिसे हम कहते हैं. जल्दी से लिखिए, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. जल्दी से लिख लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर हम.
लिखो जल्दी। चलिए अब आ जाओ, हम एक एक करके G1, S और G2 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखिए G1, ग्रोथ फेज 1, गैप फेज 1, पोस्ट माइटोटिक, प्री सिंथेटिक, वो मैं लिख चुकी हूं। अब अगर आप गौर से इस डायग्राम को देखो तो मैंने सबसे बड़ा G1 बनाया है। G1 लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा, ये 95% है। इसमें से भी ये सबसे बड़ा होता है, ये उससे छोटा होता है, ये सबसे छोटा होता है, तो ये लॉन्गेस्ट फेज है। तो आइए पहली बात लिखते हैं कि दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। हालांकि एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं लिखा है, लॉन्गेस्ट फेज। यहां पे सेल बेटा बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, बहुत साइटोप्लाज्म बना रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है, खूब साइटोप्लाज्म बना रहा है, खूब आरएनए बन रहा है, खूब प्रोटीन बन रहे हैं, खूब एंजाइम्स बन रहे हैं, ऑर्गेनेल्स डबल हो रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ काम चल रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव, अभी नया नया पैदा हुआ है सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो कंटिन्यूअसली, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, ग्रो कंटिन्यूअसली, इनफैक्ट मैक्सिमम ग्रोथ इसी में होगी, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म इसी में बनेगा, पर डीएनए डबल नहीं होगा, नो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल नहीं होगा, वो एस में होगा। थोड़ी देर बाद होगा बेटा। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये और ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होगी। अब बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से। एक लाइन और लिखी है, मोस्ट ऑफ डबल नहीं होगा, नो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल नहीं होगा, वो एस में होगा, थोड़ी देर बाद होगा। बेटा ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये और ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो गई। अब बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से। एक लाइन और लिखी है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन, ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन। अब मैं आपको एक जबरदस्त बात बताती हूं, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूं ना कि समरी रीड करने की हैबिट बनाइए। क्यों बोलती हूं बेटा? ये बात एनसीईआरटी की समरी में लिखी है, थ्योरी में कहीं नहीं लिखी है, ये बात एनसीईआरटी की समरी में लिखी है केवल। अब मैं आपको बताती हूं, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी अगर कभी डिटेल में पूछ लें, ये G2 में डबल होते हैं, G2 में। और मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी में भी दिया है, जो सेंट्रियोल है, क्योंकि सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल है, हमें सेंट्रोसोम डबल करना है, यानी सेंट्रियोल डबल करना है, तो जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो एस फेज में होता है, एस फेज में। बाकी सारे, ये तो एनसीईआरटी में दिया है, ये एनसीईआरटी में दिया है, वो पॉइंट नहीं दिया, ये तो दिया है। बट अगर जनरल क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन G1 में ही होता है। अब बेटा एक बात समझो आप, बड़ा मजेदार बात, ये तो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये सारी, ये चारों। देखो डीएनए डबल नहीं हो रहा, ध्यान से सुनो, डीएनए डबल नहीं हो रहा, लेकिन उसकी तैयारी तो हो जाएगी ना। डीएनए किसका बना होता है? ध्यान से सुनो, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड किससे बनती है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इतना सबको आइडिया है। तो न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड और डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, साथ में चाहिएगी एटीपी, वो सब कुछ यहां बन जाता है। काम नहीं कर रहा, डीएनए नहीं बन रहा, पर उसका रॉ मटेरियल बन जाएगा। यानी यहां पर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, यानी पहले नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर जुड़ जाएगी, फिर उसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बन जाएगा, एटीपी की जरूरत पड़ती है, एटीपी बन जाएगी, वो सब कुछ यहां बन के रेडी हो जाता है, रेडी रेडी। लेकिन डीएनए डबल नहीं होता, वो इसके बाद हो जाएगा एस में। ना यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, काफी सारे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम्स सब यहां बनते हैं। यहां पर भी मैं आपको बताती हूं, 2 प्रोटीन्स यहां नहीं बनते, एक हिस्टोन प्रोटीन। बेटा हिस्टोन डीएनए के साथ जुड़ता है, तो जहां डीएनए बनेगा वहीं हिस्टोन बनेगा। जब डीएनए डबल होता है तभी हिस्टोन डबल होता है, ताकि पूरा क्रोमैटिन का धागा डबल हो जाए। और एक प्रोटीन है टिब्यूलिन प्रोटीन, टिब्यूलिन प्रोटीन जिससे माइक्रोटिब्यूल बनते हैं, और माइक्रोटिब्यूल से बेटा स्पिंडल फाइबर बनते हैं, पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में, याद आ रहा है?
और स्पिंडल फाइबर की जरूरत पड़ती है क्रोमोसोम्स को अलग करने के लिए। क्रोमोसोम्स को अलग करना यानी न्यूक्लियर डिवीजन, वो एम फेज में हो रहा है। तो उसके ठीक पहले यानी G2 में टिब्यूलिन बनाया जाता है ताकि उसे माइक्रोटिब्यूल स्पिंडल फाइबर बने और क्रोमोसोम को अलग करें। तो टिब्यूलिन प्रोटीन G2 में बनता है। ये इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया है, ये वाला पॉइंट इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया है, मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ा फेज है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है सेल, बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है लगातार, डीएनए डबल होने के लिए तैयारी हो रही है पर डीएनए डबल नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन हो रहा है, काफी सारा प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है और यहीं पर डिसीजन लिया जाता है फॉर सेल डिवीजन। इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में समझ आएगा, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन। ये अभी समझ नहीं आएगा, अभी बस लिख लो, सिर्फ लिख लीजिए प्लीज, जल्दी से लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो अब आ जाओ एस फेज पर आते हैं। एस फेज, सिंथेसिस फेज। एस में हमने अभी अभी कहा था सिर्फ और सिर्फ इसी फेज में डीएनए डबल होगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन बोलो या डीएनए सिंथेसिस बोलो, एक ही बात है, डीएनए डबल हो जाएगा। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव किस फेज में होगा। डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए से डीएनए बनाना यानी डीएनए रेप्लिकेशन करना, तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव होगा, फॉर्म होगा G1 में और एक्टिव होगा जब एक्चुअली डीएनए डबल होना है। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, डीएनए डबल। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर डीएनए डबल होगा तो हिस्टोन प्रोटीन भी डबल करना पड़ेगा, तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यही होगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। और जब डीएनए डबल होगा, हिस्टोन डबल होगा, यानी आप कह सकते हो ये जुड़कर मिलकर क्रोमैटिन डुप्लीकेशन कर देंगे, क्रोमैटिन डबल हो जाएगा। बेटा डीएनए डबल कहां होगा, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए कहां मिलता है? न्यूक्लियस में। डीएनए से डीएनए कहां बनता है? न्यूक्लियस में। तो डीएनए न्यूक्लियस में बनेगा, क्रोमैटिन भी न्यूक्लियस के अंदर डबल हो जाएगा। अब मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि सेंट्रियोल भी यहीं डबल होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल G1 में डबल होते हैं पर सेंट्रियोल डबल यहां होते हैं। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो होते ही नहीं, आपको पढ़ाया था। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी इसी फेज में होगा। बेटा सेंट्रियोल तो साइटोप्लाज्म में है, तो ये डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होगा, इन साइटोप्लाज्म। ये जो दो लाइन मैंने लिखी है ये एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी में एक ये पॉइंट है कि सेंट्रियोल डबल होता है साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल में, और एक ये पॉइंट है कि डीएनए डबल होता है न्यूक्लियस में। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब एक जबरदस्त लाइन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर जो अब मैं लिख रही हूं। उन्होंने ये लिखा है कि इन एस फेज, बड़ा ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स मतलब जितना भी डीएनए है वो डबल हो जाएगा। मतलब अगर 2 किलो 2C डीएनए था तो 4C हो जाएगा, अगर 2C डीएनए था तो 4C हो जाएगा। बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। आपको जबरदस्त चीज पढ़ा रही हूं, आपका फुल 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 कंसंट्रेशन चाहिए। मतलब अगर 46 क्रोमोसोम्स थे मान लो टोटल, तो वो 46 के 46 ही रहेंगे। क्रोमोसोम को 2n करके लिखते हैं, डीएनए के लिए यूनिट C होती है, 2C है तो 4C हो गया, 4C होता तो 8C हो जाता, ऐसा समझ लो। अब इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, ये है एनसीईआरटी की लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। तैयार है? पढ़े? मजे आ रहे हैं? फुल जोश? जल्दी से नोट करो, जैसी नोट हो जाए मुझे यस लिख दो। कम ऑन एवरीवन। चलिए आइए नेक्स्ट पेज ले लेती हूं मैं। एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ऐसा बना लेते हैं। यहां मैं लिखती हूं पेरेंट सेल, पेरेंट सेल जो मेन सेल है, पेरेंट सेल, ठीक है। यहां लिखती हूं G1, फिर S, फिर G2 और फिर M फेज। M फेज में बेटा 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, तो मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूं, है ना, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स। चल सबसे पहले अपन देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। ध्यान से सुन,
सपोज करो एक पेरेंट सेल है जिसके पास 2C डीएनए है, 2 किलो डीएनए है क्रोमैटिन धागे के रूप में। G1 में 2C ही रहेगा, S में डबल होगा यानी 4C हो गया, यानी क्रोमैटिन का धागा भी डबल हो गया। G2 में 4C ही रहेगा, M में जाकर दोनों डॉटर सेल के पास 2C आ जाएगा, यानी S फेज में डीएनए डबल हो गया। क्लियर? S फेज में डीएनए डबल हो। चल अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर, सपोज करो कि यहां पर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, लेट अस सपोज यहां पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, मान लो सपोज ये एक क्रोमोसोम है। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, एक्चुअली तो अभी क्रोमोसोम है, अभी तो क्रोमैटिन के रूप में है, पर मान लो इससे फ्यूचर में एक क्रोमोसोम बनता है, मान लो फ्यूचर में, तो इस क्रोमोसोम में मान लो ये एक डीएनए का धागा है 2 किलो का, 2C का, मान लो यहां पर भी उतने ही क्रोमोसोम बनेंगे, यानी क्रोमैटिन उतना ही है जिसके अंदर 2C डीएनए है। यहां क्या होगा, बड़ा ध्यान से सुनो, अभी भी क्रोमोसोम 1 है पर डीएनए डबल हो गया। बेटा यही तो है जो आगे जाकर, यही तो है जो फ्यूचर में जाकर ऐसे बनाते थे अपन, ये एक डीएनए का धागा, ये उसका डबल कॉपी। अभी तो क्रोमोसोम है ही नहीं, क्रोमोसोम तो M फेज में जाकर दिखते हैं जब प्रोफेज आता है। अभी तो क्रोमैटिन है, पर इतना क्रोमैटिन है कि अगर यहां पर 1 क्रोमोसोम बनेगा तो यहां भी 1 क्रोमोसोम बनेगा, यहां भी 1 क्रोमोसोम ही बनेगा, पर उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाएंगे, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी है कुछ भी नहीं, ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं। यहां पर भी वही सेम सिचुएशन रहेगी, वही 2 डीएनए के धागे। जब डॉटर के अंदर जाकर ये डिवाइड करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके पास ये एक बहन आ गई, इसके पास एक बहन आ गई, इसमें भी 1 डीएनए है, इसमें भी 1 डीएनए है। बेटा बहुत ध्यान से सुनिए, यानी क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो रहा। पहले क्रोमोसोम बनता तो 1 क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड होता, अब डीएनए डबल हो गया, यानी 1 क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, पर क्रोमोसोम का नंबर अभी भी वही कहलाया जाएगा। हां, अगर मैं नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम बात करूं, 1 क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होंगे, तो यहां 1 क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड है, यहां भी 1 क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड है, यहां 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं, यहां 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं। अब वो दोनों बहनें अलग हो गई तो डॉटर सेल के 1 क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड होगा। देखो आप, डॉटर सेल्स बिल्कुल पेरेंट्स की कार्बन कॉपी हो गए हैं, यहां अगर क्रोमोसोम 1 था, यहां भी 1 है, क्रोमोसोम यहां भी 1 ही कहलाएगा। बस क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड्स 2 हो गए हैं, ये मतलब है डीएनए डबल होने का। क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स एक बार यस या थम्स अप दे दीजिए, भैया इनके मैसेज नहीं आ रहे। एक बार ऊपर करिए, वो शायद सिंबल आ जाएगा एरो वाला। हाँ स्टूडेंट्स प्लीज मैसेज करिए मुझे, तो इसको फोटो क्लिक करके भेज देना टेक टीम को। ठीक है, क्लियर है? क्रोमोसोम नंबर सेम है, बस क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। यानी अगर मान लो यहां पे 10 क्रोमोसोम है, बेटा मान लो अगर यहां पे टोटल 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहां भी 10 क्रोमोसोम है, 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 यहां भी 10 क्रोमोसोम है। फर्क इतना है कि यहां पे हर क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड होगा, यहां पे हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, यहां फिर से हर क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड हो जाएगा। ये मतलब है कि डीएनए डबल होता है पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मजे आ गए? जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको फिर से एक चक्कर में डालने वाली बात बताती हूं। एनसीईआरटी की समरी मैं हमेशा बोलती हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखो, एनसीईआरटी की समरी में एक लाइन दी है जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। उसमें लिखा है कि जो एस फेज है, दिस इज फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप कहोगे हाँ मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमें पता ही है। एंड फेज ऑफ क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। मुझे ईमानदारी से ऑनेस्टली बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये लाइन
नहीं पता, एनसीईआरटी में दी है। जरा बताओ कितनों को नहीं पता बेटा, और कितना स्लो पढ़ाऊं, एक चीज 10-10 बार रिपीट कर रही हूं, कितना स्लो पढ़ाऊं बताओ। 1 साल में कोर्स कवर करना है कि 2 साल में, 3 साल में? ये तो ठीक है डीएनए रेप्लिकेशन, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक जगह तो लिखा है कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम और एक जगह लिखा है क्रोमोसोम डुप्लीकेट। ये क्या पंगा है भाई? ये कोई पंगा नहीं है, ये सिंपल सी बात है। पहले क्रोमोसोम ऐसा है, अब क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा, ये मतलब है जो अभी सिखाया था आपको। एक्चुअली क्रोमोसोम डबल नहीं हो रहे नंबर में, पर क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमैटिड डबल हो रहे हैं। क्रोमैटिड और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यहां पर भी 1 है, यहां भी 1 है, क्योंकि सेंट्रोमियर 1 है तो क्रोमोसोम 1 ही काउंट होगा, पर यहां पे क्रोमैटिड 1 है और यहां क्रोमैटिड 2 कहलाएंगे। ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया? ये लो 8-9 महीने ही बचे हैं, बताओ। क्रोमैटिड डुप्लीकेशन होना चाहिए कायदे से। बिल्कुल मेरे नादान परिंदों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो एक एक शब्द एनसीईआरटी का मुझे आपको बताना जरूरी है। हो गया? चलिए अब आ जाओ G2 पे आ जाते हैं। G2, अब G2 ग्रोथ फेज 1, 2 गैप फेज 2, S के बाद हो रहा है, M के पहले हो रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी इसमें जाकर डबल होती है। आपसे नहीं पूछेंगे, आप छोड़ सकते हैं। अपने को सेंट्रियोल आना चाहिए S फेज में, एनिमल सेल में, और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिल G1 में, इतना आना चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कि टिब्यूलिन प्रोटीन यहां बनता है, हिस्टोन प्रोटीन S में बनता है जब डीएनए बनता है, और टिब्यूलिन प्रोटीन यहां बनता है। अब एनसीईआरटी में इसे कैसे लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है कि यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, बेटा माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होना है, यानी क्रोमोसोम डिवाइड होना है, और क्रोमोसोम डिवाइड होने के लिए स्पिंडल फाइबर बनना है, स्पिंडल फाइबर के लिए माइक्रोट्यूब्यूल बनना है, माइक्रोट्यूब्यूल के लिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन चाहिए। तो एनसीईआरटी में इस बात को ऐसे लिख दिया गया है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। एक्चुअली इसका सिंपल सा मतलब है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसके अलावा बेटा कुछ आरएनए भी बनते हैं, डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है, कुछ आरएनए भी बनेंगे, प्रोटीन भी बनता रहेगा, सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, यानी और साइटोप्लाज्म भी बनता रहेगा, वो सब कुछ चलता रहता है। मेन अपने को ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट मेन है, और ये इंपॉर्टेंट है कि सेल ग्रोथ भी लगातार चल रही है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, डन एवरीबडी? डन है। चल अब एक जबरदस्त बात करते हैं, सुनो ध्यान से। ये तो हम समझ गए कि कोई एक नया सेल बना, वो G1 में गया, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म ग्रो करा, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स ग्रो करे, डबल हुए, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ, पर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी, वो सब कुछ बन गई, ये सब काम हो गया। अब एस फेज आया, इसमें डीएनए भी डबल हो गया, हिस्टोन प्रोटीन बन गया, यानी क्रोमैटिन डबल हो गया, सेंट्रियोल डबल हो गया अगर एनिमल सेल है साइटोप्लाज्म। इसके बाद G2 आया, इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बन गए, क्योंकि फ्यूचर में स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी वगैरह डबल हो गए, साइटोप्लाज्म और इंक्रीज हो गया, यानी सेल बड़ा हो गया। अब न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गए, 2 डॉटर सेल बनेंगे। एक बात ध्यान रखना, इस पूरे दौरान में क्रोमोसोम है ही नहीं, क्रोमैटिन है। वो तो हम कह रहे हैं कि इस क्रोमैटिन से जो क्रोमोसोम बनेंगे तो भी नंबर सेम रहेगा एस के बाद, वो मतलब था। सबको क्लियर है तो थम्स अप दे दो एक। अब मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि डिसीजन फॉर सेल डिवीजन G1 में लेते हैं। इसका क्या मतलब है, बड़ा ध्यान से सुनो। डिसीजन फॉर सेल डिवीजन का क्या मतलब है? देखो, एक बार अगर सेल S में आया और डीएनए डबल हो गया तो सेल को डिवाइड करना ही पड़ता है, क्योंकि डीएनए डबल हो गया है। पर मान लो कोई सेल सोचे कि यार मुझे डिवाइड नहीं करना, मैं आलसी नहीं हूं, मैं निखट्टू नहीं हूं, मुझे एक काम बता दो, मैं वो काम बढ़िया करूंगा, मैं मेटाबॉलिकली एक्टिव रहूंगा, लेकिन मुझे डिवाइड नहीं करना। क्या कोई ऐसा सेल आपके दिमाग में आ रहा है? जब हम प्लांट्स एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 2 तरह का टिश्यू पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट के अंदर पैरेन्काइमा, कॉलन, क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम आता है।
तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं वो G1S, G2M, G1S, G2M, G1S, G2M में घूमते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 चलते रहते हैं, बनाते रहते हैं, सेल इंक्रीज करते रहते हैं नंबर में। पर अगर किसी सेल को पर्टिकुलर काम करना है, ट्रैकीड बनना है, वेसल बनना है, सीव ट्यूब बनना है, जाइलम बनाना है, फ्लोएम बनाना है, वो डिवाइड नहीं करता, उसे ही तो परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो वो यहां से दुड़की मार जाता है, एग्जिट मार जाता है। कुछ कुछ तो वापस लौट के आते ही नहीं है, बोले तुम मर जाओ, सड़ जाओ, मुझे मतलब नहीं है, मैं डिवाइड नहीं करूंगा। कुछ कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम वापस आ जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी, सेल्स कम हो रहे हैं तो हम आ जाएंगे, पर अभी हमें डिवीजन के चक्कर में ना डालो। यानी ये G1 G2 के पचड़े से दूर ये बन गई G0 स्टेज। आइए लिखते हैं G0 या G0 स्टेज के बारे में, लिखिए। इस पर बहुत प्यारे, बहुत शानदार क्वेश्चंस बनते हैं। G0 को क्वाइट हो गया है, क्वाइट। बेटा क्वाइट मतलब काम तो कर रहा है अपना, पर डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें क्वाइट हो गया है, तो इसे क्वाइसेंट स्टेज भी कहते हैं, इसे इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। बिल्कुल इनएक्टिव नहीं है, सेल बहुत एक्टिव है, सेल अपना काम कर रहा है, पर डिवाइड नहीं कर रहा। तो सम सेल्स एग्जिट G1, एग्जिट G1, बहुत एक्टिव है, अपना काम कर रहे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट डू नॉट एग्जिबिट डिविजन, डिवाइड नहीं कर रहे। एग्जिबिट का मतलब होता है बेटा शो, एग्जिबिशन होती है ना जहां कुछ दिखाते हैं, यानी डिवाइड नहीं कर रहे, एक्टिव है पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल, हार्ट सेल। न्यू एनसीईआरटी के अंदर केवल हार्ट सेल्स दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में, बट वैसे हमारे नर्व सेल्स भी ऐसे होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स। आपको ये अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब नर्व सेल हटा दिया गया है, यानी आप कह सकते हो कि ये स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, डिफरेंशिएटेड हो गए हैं, ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये अपना एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, डिफरेंशिएटेड हैं या स्पेशलाइज्ड हैं। जल्दी से लिखिए। चलिए, यानी दे डू नॉट प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब मल्टीप्लाई करना, नंबर बढ़ाना, अनलेस, जब तक कि कॉल्ड ऑन टू डू सो। मतलब मान लीजिए कि सेल इंजर्ड होने लग गए, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है, टिश्यू के सेल्स जो हैं, वो डैमेज होने लग गए, डेथ होने लग गई, उनकी इंजरी होने लग गई, टूट फूटने लग गए, तो कई बार परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं कि भाई तुम वापस से मेरिस्टेमेटिक बन जाओ। तो अगर सेल की इंजरी हो गई या सेल की डेथ हो गई, या अगर आपको याद हो बेटा, अब तो ये टॉपिक हट गया है, पेड़ों के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पेड़ की चौड़ाई, मोटापा जो बढ़ता है, उसमें यही तो होता है। जो मेरिस्टेम है अपाइकल, उससे तो पेड़ की लंबाई बढ़ती है जिंदगी भर, पर जो साइड के परमानेंट पैरेन्काइमा सेल्स हैं, जो G0 में हैं, वो एक लंबाई बढ़ने के बाद दोबारा से मेरिस्टेमेटिक होते हैं, सेल साइकिल में री एंटर करते हैं और डिवाइड कर करके चौड़ाई बढ़ाते हैं। मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। डू नॉट प्रोलिफरेट अनलेस, जब तक कि उन्हें वापस से बुलाया ना जाए। लिखिए, एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जब ये होगा टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, जो सेल्स मर रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, उन्हें रिप्लेस करने के लिए ये दोबारा री एंटर करते हैं। यहां पर एनसीईआरटी ने लिखा है एग्जिट G1। इस पर बहुत शानदार क्वेश्चंस आए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आए, अभी सब सिखाऊंगी आपको। इसीलिए कहते हैं बेटा कि जो डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन वो यही लिया जाता है। अगर आगे S में गया तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और अगर G0 में एग्जिट ले लिया तो डिवाइड नहीं करेगा। चलिए, इतना क्लियर है मेरे सारे नादान परिंदों? चल, अपनी एनसीईआरटी निकालो बेटा। प्रोलिफरेट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोलिफरेट मतलब मल्टीप्लाई, लिख लेना भाई जिसको नहीं पता हो, मल्टीप्लाई, अपना नंबर पढ़ाना, 1 से 2, 2 से 4। आइए एनसीईआरटी ओपन करिए, मास्टरिंग एनसीईआरटी, कम ऑन एवरीबॉडी, एनसीईआरटी ओपन करो। बहुत प्यारे क्वेश्चंस करने हैं अभी अपने को। ओपन करिए एनसीईआरटी एवरीवन। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भी पढ़ाना है मुझे अभी आपको, यस क्वेश्चंस भी कराऊंगी बिल्कुल। चलो एनसीईआरटी ओपन करिए।
ऑल ऑर्गेनिजम्स, इवन सबसे बड़ा चाहे हाथी हो, ब्लू व्हेल हो, स्टार्ट करता है अपनी लाइफ एक सिंगल सेल। इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, वो कौन सा सेल है बेटा? वो जाइगोट है। एक सिंगल सेल पूरी की पूरी लार्ज ऑर्गेनिज्म बना देता है। क्यों? क्योंकि ग्रो डिवाइड यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लाइन हमने एनसीईआरटी में लिखी है। सभी सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू टू। ईच पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स फिर से ग्रो करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 सेल बनाएंगे और ऐसे करके ग्रोथ होती जाएगी। यानी साइकिल होगी ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, जिससे एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा मिलियंस ऑफ सेल्स की बॉडी बन जाएगी। नाउ सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। डीएनए डबल होगा, सेल की ग्रोथ होगी। सेल डिवाइड करेगा, डीएनए डबल होगा, सेल की ग्रोथ होगी, और ये सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। अनकोऑर्डिनेटेड लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ये पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें डीएनए डबल होगा, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सिंथेसाइज होंगे, फाइनली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स होंगे, उसे कहेंगे सेल साइकिल। मार्क करिए मेरे साथ, मार्क करिए। सेल ग्रोथ अगर हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की बात करें, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, G1 S G2 सब में होगा, पर जो डीएनए का सिंथेसिस है वो ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज विच इज द S फेज, वहां होगा। ये जो डीएनए डबल होगा इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डॉटर न्यूक्लियस को सेल डिवीजन के दौरान। ये सारे इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल में है, यानी सेल साइकिल जेनेटिक कंट्रोल में है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइकिल की बात करें तो ह्यूमन सेल लेते हैं, इसका ड्यूरेशन है टोटल 24 आवर्स, बट इसका ड्यूरेशन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे यीस्ट के अंदर 90 मिनट्स में सेल साइकिल होती है। इट ऑल्सो वैरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। सब मार्क कर रहे हैं ना? सेल साइकिल के 2 बेसिक फेजेस हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक यानी एम फेज। नाउ ये G1 S G2 इंटरफेज। एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यानी कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। और G1 से ये दुड़की मारी, एग्जिट मारा है G0 या G0 या क्वाइसेंट स्टेज। लिख रहे हैं सब? चल ना, एम फेज जो है ये एक्चुअल सेल डिवीजन यानी माइटोसिस या मियोसिस होगा, और इंटरफेज जो है ये 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच की स्टेज है। 24 आवर अगर ह्यूमन सेल के अंदर सेल साइकिल है तो 1 घंटे के अंदर अंदर एम फेज हो जाता है, यानी प्रॉपर डिवीजन हो जाता है। यानी इंटरफेज जो है ये मोर देन 95% ड्यूरेशन होता है। बेटा मोर देन, इसे लेस देन लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ एम फेज स्टार्ट करेगा न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस, जहां पर डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, और एंड करेगा साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मार्क कर रहे हैं मेरे साथ सब लोग? नाउ इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, लेकिन सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, सेल में ग्रोथ हो रही है, डीएनए डबल हो रहा है, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड ऑर्डरली मैनर में हो रहा है। इंटरफेज के 3 सब फेजेस हैं, G1 S एंड G2। नाउ G1 जो है इसमें ये इंटरवल है माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत, यानी S फेज के बीच में। यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लगातार ग्रो कर रहा है, पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। एफ फेज जो है यहां पे डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। अगर इनिशियली 2C था तो अब 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होगा। अगर वो 2N है तो अभी भी 2N ही रहेगा। इसके अलावा एनिमल सेल में एस फेज में डीएनए डबल होगा न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल डबल होगा साइटोप्लाज्म में। G2 के अंदर भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू करेगी और प्रोटीन्स सिंथेसाइज होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, यानी टिब्यूलिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। सब मार्क कर रहे हैं मेरे साथ? बेटा एनसीईआरटी साथ में मार्क करा रही हूं, और क्या कराऊं बताओ आपको? जब एनसीईआरटी पढ़ाती हूं तो क्वेश्चन लिखते हो आप लोग, बहुत गलत बात है। जब क्वेश्चन कराती हूं तो डाउट्स पूछते हो आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए, अब यहां पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगी। आप लोग चाहें तो इसी पैराग्राफ को ओपन करके रखो, मैंने उसे यहां बड़ा बड़ा लिख दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमसे पूछते हैं हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ। पूरी जिंदगी ये कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इसीलिए क्या पेड़ों में हर सेल हर वक्त डिवाइड करता है? आंसर इज नो। केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल डिवाइड करते हैं, परमानेंट टिश्यू के सेल डिवाइड नहीं करते हैं।
क्या ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? नो, हमेशा हर सेल डिवाइड नहीं करता है। कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू जिसके सेल्स पूरी जिंदगी डिवाइड करते हैं हायर प्लांट्स में? ये होते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये तो इसका नेम हो गया, नेम। और लोकेशन मैं बाद में पढ़ाऊंगी। मेरिस्टेम अपाइकल होती है, इंटर कैलरी होती है और लेटरल होती है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। क्या एनिमल्स में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? नो, आंसर इज नो। ये सारे आंसर्स लिखिए प्लीज, या सारे आंसर्स लिखिए। पूरी जिंदगी तो केवल अपाइकल वाला ग्रो करता है, पूरी जिंदगी केवल अपाइकल ग्रो करेगा। तो अपाइकल। कितने स्टूडेंट्स ने लिख लिया? जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए। कितने स्टूडेंट्स ने लिख लिया? ये इस पैराग्राफ के जवाब हैं सारे। ये जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ एक्सप्लेन पूरा। चलिए अब एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं। सम सेल्स अडल्ट एनिमल्स में डू नॉट डिवाइड, जैसे हार्ट सेल्स। और भी सेल्स हैं जो ओकेजनली डिवाइड करेंगे जब जरूरत है रिप्लेस करने की, जैसे कि इंजरी या डेथ से सेल्स लूज हो गए हैं। दे डू नॉट डिवाइड, दे एग्जिट G1 एंड इनएक्टिव स्टेज, क्वाइसेंट स्टेज, G0 स्टेज में एंटर करते हैं। काम कर रहे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, पर मल्टीप्लाई नहीं करते अनलेस, जब तक कि दोबारा बुलाया नहीं जाता, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये परमानेंट टिश्यू है, ये डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो अपना काम कर रहे हैं बट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी में ये बेटा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं। मैंने इस पैराग्राफ को यहां लिख दिया है, यहां। अच्छे से एक बार इस पैराग्राफ को रीड करिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अपने। अभी करिए, लिखिए एक बार, लिखिए एक बार। चल देख लो, मतलब लिखो मत। अगेन हम एक पेरेंट सेल G1 आफ्टर S, यानी SS ऐसा लिख देती हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था इस पे से, G2 और M फेज। इस पे से बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। मुझे आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जिसको जाना है चले जाओ। 2 डॉटर सेल्स है, 2 डॉटर सेल्स, डीएनए अमाउंट और क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर। इसमें से बहुत प्यारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, प्लीज फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, सुनिए। ये कह रहे हैं कि सपोज करो प्याज, अनियन की रूट के टिप का एक सेल है। बेटा टिप पे जो सेल होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, यानी डिवाइडिंग सेल है। मेरिस्टेमेटिक यानी डिवाइडिंग सेल है। उसके अंदर माइटोसिस हो रहा है, यानी सेल डिवीजन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि 16 क्रोमोसोम्स हैं ईच सेल के अंदर, यानी पेरेंट सेल के अंदर 16 क्रोमोसोम्स हैं। सॉरी, इसको ये हटाना पड़ेगा यहां से, एक सेकेंड। अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर, और ये एक अलग कॉलम बनेगा ऐसा। ये कह रहे हैं पेरेंट के अंदर 16 क्रोमोसोम्स हैं। बेटा 16 क्रोमोसोम्स, प्याज डिप्लॉयड होती है, यानी हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी हैं, यानी टोटल 8 जोड़ी, 8 पेयर, यानी टोटल 16 क्रोमोसोम्स हैं। तो इसे 2n = 16 ऐसा लिखेंगे। तो 2n = 16 ऐसा लिखेंगे, जैसे हमारे में 2n = 46 है। अब ये कह रहे हैं बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे एट G1 आफ्टर S आफ्टर N। हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर जितना पेरेंट्स में है उतना ही G1 में होगा। S के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, हम जानते हैं। फर्क इतना होगा कि यहां पे हर क्रोमोसोम के अंदर 1 क्रोमैटिड है, तो यहां पे हर क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड आ जाएंगे, पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। G2 में भी सेम रहेगा और पेरेंट्स डॉटर सेल के अंदर भी सेम रहेगा। हमने ये बात की थी, क्रोमोसोम नंबर जितना पेरेंट्स में है उतना ही डॉटर सेल में होगा। क्यों, ये मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और S के बाद क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, यानी जितना पेरेंट्स में है उतना ही S के बाद भी है, उतना ही G2 में भी है, उतना ही M के बाद भी है। यानी G1 के बाद भी 16 है, S के बाद भी 16 है और M के बाद भी 16 है इन ईच डॉटर सेल, इन ईच डॉटर सेल। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर
M के बाद DNA 2C है, M के बाद DNA 2C है, मतलब इसमें भी 2C है, इसमें भी 2C है, यानी पेरेंट में भी क्या रहा होगा 2C, G1 में क्या रहा होगा 2C, S में डबल हुआ होगा तो 2C से बन गया होगा 4C, 4C, यहां भी 4C हुआ होगा, फिर आधा आधा बटा होगा, हम सीखेंगे। यानी G1 में कितना होगा, जितना पेरेंट्स में है 2C, S के बाद डबल हो जाएगा 4C, G2 में भी डबल रहेगा यानी 4C। इसके आंसर्स हो जाएंगे 2C, 4C एंड 4C, ये आंसर्स हो जाएंगे। इसके आंसर्स हो जाएंगे G1 में 16, आफ्टर S 16 एंड M में भी 16, ये आंसर्स हो गए। क्या इतना सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार यस या थम्स अप दो मुझे। बस अब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। क्लियर है? जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। नहीं, ये ना एरो, चल ठीक है। आइए, तो ये जो मैंने आपको बताया यहां दिया, भैया पहले ये कर दीजिए। गया गया वो, चल आ जाओ। अब हम सबसे पहले नीट 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी हाँ, नीट 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये रहा आपका फेवरेट पोल। करिए ट्राई। 2024 इसी साल आया हुआ क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। G1, S, G2 पे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है, क्रोमोसोम नंबर डबल है, इसका क्या मतलब है, इस पे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट सीक्वेंस लगाना है बेटा, सबसे पहले G1 होगा यानी E होगा, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते। उसके बाद S फेज होगा यानी C होगा, ये लो खेल खत्म। उसके बाद G2 होगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो देखिए बिल्कुल नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 79% ने सही दिया है। कुणाल, अभिषेक, तुहीन, वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस बता रही हूं। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आपको नोट्स में ऐड करना रहेगा। इट्स योर होमवर्क, होमवर्क करो, ट्राई करो ट्राई। सेल्स इन G0 फेज 2019 PYQ नीट का क्वेश्चन है। देखो आपको पता है टर्मिनेट तो नहीं होगा, एंटर भी नहीं होगा। डाउट आता है इस एग्जिट में और सस्पेंड में। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि किसी को जॉब से सस्पेंड कर दिया तो बाद में आ भी जाता है वो जॉब पे, 10 दिन के लिए सस्पेंड किया, 20 दिन के लिए सस्पेंड किया, तो यहां पर भी तो कुछ सेल्स हैं जो वापस डिवाइड करने आते हैं। और इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बेटा, एनसीईआरटी के अंदर एग्जिट सेल साइकिल नहीं लिखा है, एग्जिट G1 लिखा है। एनटीए ने इसे करेक्ट माना था क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जिट G1 लिखा है। वेस्ट बंगाल वालों ने सस्पेंड को करेक्ट माना था। तो अभी तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, पर हॉल में बैठ के जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। 65% ने बिल्कुल सही दिया है। प्रियांशु, मयंक, यश, तुहीन, वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एड इन नोट 2017 का PYQ, करिए ट्राई। पलट गई क्या जनता? मेरी पलटू जनता पलट गई क्या? मैं सोच ही रही थी ये जनता पलट क्यों नहीं रही है एक दो दिन से। देखो अपन हमेशा क्या सोचते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन है तो एस फेज होगा, अपन यही सोचते हैं, ये गलत है बेटा। ये जो G1, S, G2 ये सब बातें ये यूकैरियोटिक सेल की हैं, यूकैरियोटिक सेल की। यहां तो बाइनरी फिजन के ठीक पहले S डीएनए डबल हो जाता है। ए माइटोसिस पढ़ाऊंगी जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तब आपको बताऊंगी। 22% ने केवल सही दिया है। कुणाल, मयंक, अनुभव, बाकी सब गच्चा खा गए हैं। अरे वाह, आप सबके सी आ रहे हैं। मेरी पलटू जनता, मेरी पलटू जनता। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। करिए ट्राई, करिए ट्राई, करिए ट्राई करिए। अब ऐसा नहीं आपने पिछले साल बस यूं ही ट्राई मारा है, रटा हुआ नहीं, आना चाहिए, आना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव, मतलब काम कर रहे हैं, इनएक्टिव क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहे हैं, स्टेज। दिस इज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट एंड ऑफ, सुनो ध्यान से,
सपोज अगर ये सेल साइकिल है बेटा, ये मान लो G1 है, S है, G2 है, M है। अब हमने जो पढ़ा है डायग्राम भी यहां बना है, यानी वो G1 में एंटर करता है, थोड़ी देर बाद डिसाइड होता है और एग्जिट कर जाता है G0 में। एंड ऑफ मतलब यहां G1 का एंड ये है, S का एंड ये है, G2 का एंड ये है और M का एंड ये है। तो ये तो क्लियर है कि G2 और S तो नहीं होगा। अब कंफ्यूजन कहां हुआ बच्चों को कि G1 के एंड में होगा या G1 के स्टार्टिंग में यानी M के एंड में होगा। तो एक्चुअली M के जस्ट बाद कभी नहीं होता, थोड़ा सा G1 में एंटर करता है, उसके बाद ही एग्जिट होता है। इस एट एंड ऑफ के कारण सारा कंफ्यूजन हॉल में बैठकर स्टूडेंट्स को हुआ था। तो एनटीए ने G1 ही माना था क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है दैट दे एग्जिट G1, ये एनसीईआरटी में लिखा है दे एग्जिट G1, तो इसका आंसर यही होगा। ये भी आपके नोट्स के अंदर जाएगा, ये आपके होमवर्क है, 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे बेटा। चलो 64% ने सही दिया है, प्रियांशु, अभिषेक, कनन, कुणाल, वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन और कराती हूं, एक क्वेश्चन और करवाती हूं। 2014 का शानदार क्वेश्चन, शानदार मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ये भी आपके नोट्स में जाएगा पर होमवर्क है। अभी क्वेश्चन ट्राई करो, टाइम दे रही हूं, ट्राई करो, रटा रटाया आंसर नहीं चाहिए मुझे। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स एट 4C। अगर इनिशियल अमाउंट 2C है, अगर इनिशियल अमाउंट 2C है यानी पेरेंट में 2C है तो क्या होगा बेटा? ये जो धड़ाक से आंसर दे रहे हो ना, ये सब आप रटा रटाया आंसर दे रहे हो, आपने सॉल्व किया ही नहीं है। इतना इंटेलिजेंट कोई कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मतलब हो भी सकता है पर थोड़ा कम चांस है कि हो। यहां पे पेरेंट सेल में 2C दिया है, यानी G1 में भी क्या रहेगा पूरा टाइम? 2C। अब S में क्या होगा? S में, S की शुरुआत में 2C है, फिर डीएनए डबल होगा यानी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी S के एंड तक आते आते 4C हो जाएगा। यानी पूरे S में, पूरे S में 4C नहीं है, शुरू में 2C है, फिर जाकर 4C हुआ है। और G1 में तो 2C ही है, तो G1 तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर्स तो हो ही नहीं सकते हैं। अब G2 में 4C ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 4C ही रहेगा, पर G2 तो दोनों जगह है। अब M फेज में क्या होगा बेटा? M का जब स्टार्टिंग होगी तब तो 4C है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी एंड में ये 2C एक डॉटर सेल में आ जाएगा, 2C दूसरे डॉटर सेल में आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद में फाइनली। यानी M के अंदर भी अगर आप देखो तो शुरू में तो 4C है, ये सब के बाद एंड में 2C हुआ है, तो हमेशा पूरा टाइम नहीं है, पूरा टाइम 4C ओनली G2 में है। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूरा टाइम 2C कर दूं तो G1 हो जाता, अगर पूरा टाइम 2C मैं यहां पर 2C कर दूं तो आंसर ओनली G1 हो जाता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हॉल में बैठ के दिमाग की घंटी बजती है। 44% ने बिल्कुल सही किया है, रुया, अनन्या, काजल, निशा, वेरी गुड वेरी गुड। ये चारों क्वेश्चंस आपके नोट्स में जाने चाहिए। आइए अब हम इसे ट्राई करते हैं, करिए, करो। ये भैया ये लाइन अपने नोट्स में लिख लो, जहां G1 लिखा है, जहां G1 लिखा है। G1 क्या है? M और S के बीच की स्टेज है। S मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग, M मतलब माइटोसिस। तो ये लाइन आपके नोट्स में भी लिख लेना आप, मैंने शायद मिस हो गई है मुझसे लिखना। 64% ने बिल्कुल सही दिया है, यश, प्रियांशु, अर्द्रिश, वेरी गुड। चल ये करो ट्राई, करो ट्राई, बिल्कुल इजी 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 इजी। G1S G2M सीक्वेंस पर ही 2-3 बार PYQ आया हुआ है। G0 का क्या मतलब है? परमानेंट पॉज नहीं है, एग्जिट ले रहा है। वो एग्जिट परमानेंट हो सकती है बट वो एग्जिट टेम्पररी भी हो सकती है, इट कैन बी टेम्पररी ऑल्सो। तो इसका आंसर हो जाएगा, 93% ने सही दिया, दिव्यम, डॉक्टर यशु, वेरी गुड। आइए एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, निडू, जतिन, मुकुल, साक्षी, दिव्या, नेहा, वेरी गुड। सब लोग अपनी एमसीडी लिस्ट मुझे भेजो, आई एक्सरसाइजेस रेगुलर करो, ऐप पे जरूर बताओ क्लासेस कैसी चल रही हैं। जो डाउट्स हैं ऐप पर भेजो, मैं सबको वॉइस मैसेज से आंसर कर देती हूं। अगर एक सेल में डबल डीएनए है, इसका क्या मतलब है? मतलब वो एस फेज में आ गया है, यानी वो डिवाइड करने की तैयारी कर रहा है, डिवाइड करने की तैयारी, क्योंकि फिर G2 आएगा और फिर M आ जाएगा। 77% ने सही दिया, शांभवी ने सबसे पहले सही आंसर दिया। चल करो ट्राई, नेक्स्ट।
करिए करिए करिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। फेज ऑफ सेल जहां पे डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव है, एक्टिव है मतलब वो डीएनए डबल कर रहा है, और डीएनए डबल होता है एस फेज के अंदर, फॉर्म होगा जीवन में पर एक्टिव होगा एस में। 72% ने सही दिया, बाबूशान ने सबसे पहले, फिर ओम ने। चलो ये करो ट्राई। मजे आ रहे हैं बॉटनी पढ़ने में? बॉटनी बोरिंग तो नहीं लग रही है? बेटा थोड़ा टाइम दो, थोड़ी सी खुद की जिम्मेदारी लो। कोई चीज नहीं समझ में आए दोबारा देखो 1.5 1.6 की स्पीड पर, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। किसी का आईक्यू थोड़ा कम होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, किसी को याद थोड़ा जल्दी होता है, किसी को समझ थोड़ा जल्दी आता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो हमें अपने आप से कमी देखकर और उसको पूरा करते चलना है। कौन सा प्रोटीन है जो स्पिंडल बनाने में काम आता है? टिब्यूलिन प्रोटीन, और उससे बनते हैं माइक्रोटिब्यूल्स, उससे बनते हैं माइक्रोटिब्यूल्स। 46% ने सही दिया, नवीन, साहिल, प्रियांशु, गोजो, वेरी गुड। चलो करिए ट्राई। जैसे मैं आपको मेरी बात बताऊं, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी नहीं है, मुझे चीजें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहती, मुझे समझ जल्दी आ जाता है, मेरी ग्रास्पिंग इज क्वाइट गुड, बट मेरी लर्निंग पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो क्या मैं रोती रहूं मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता? अरे याद तो करना पड़ेगा ना, तो मुझे उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, रोज रोज रिवाइज करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देके रिवाइज करना पड़ता है। एनाटमी में, फार्माकोलॉजी में जो सबसे ज्यादा रटने वाले सब्जेक्ट्स है उसमें गोल्ड मेडल मिला मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत करी। तो ऐसे ही आपको देखना है, अगर आपको समझने में दिक्कत होती है दोबारा समझो, दोबारा समझो। कैसे समझ नहीं आएगा जब दो बाकियों को आ रहा है? याद करने में दिक्कत होती है, 10 बार में याद होता है, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 20 बार में होता है, 20 बार करना पड़ेगा। रो नहीं सकते कि उसको 5 बार में होता है, मुझे 10 बार में होता है, उसमें कुछ और कमी होगी जो अपने में अच्छा होगा। सबके अंदर कुछ अच्छा और कुछ थोड़ा कम है। किस स्टेज में हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे? हिस्टोन तभी बनेगा जब डीएनए बनेगा, यानी क्रोमैटिन बनेगा, यानी एस फेज के अंदर। हाँ, नो लीडर बोर्ड, आई मीन क्या हुआ, ये कुछ प्रॉब्लम होगी शायद पोल में, कोई बात नहीं। चलो ये करो ट्राई। पोल में भी कमी है, हम में भी कमी है, पोल में भी कमी है, टेक्निकली भी कमी है। ये तो जीवन है, ये वो जीवन नहीं है गैप फेज 1, ये जीवन है, जिंदगी वाला जीवन है। जीवन क्या है? कोई पूछे हाथ से जीवन क्या है, तो बोलना जीवन एम और एस के बीच की स्टेज है। चलो एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, क्रोमोसोम नंबर सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, क्रोमोसोम नंबर सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, क्रोमोसोम नंबर सेम। 81% ने सही दिया, बाबूशान, रूडर, वेरी गुड। चलो करो एक और ट्राई, करो ट्राई। तो चलो यार, जीवन की परिभाषा तो अपने को मिल गई कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। व्हाट इज जीवन? स्टेज बिटवीन एम एंड एस। एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल पर क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल पर क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल पर क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। 85% ने सही दिया, शिवांश, अंशिका, शेरल, वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, करिए ट्राई। करो करो करो, ढेर सारे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे यार, मजे कैसे आएंगे। रिविजन करना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को छोड़ मत देना। आज बताऊंगी होमवर्क में क्या करना है, बताऊंगी समरी लेक्चर कब करना है, पॉडकास्ट कब करना है, पीवाईक्यू कब करना है, बस करना तो आपको पड़ेगा यार, करना तो आपको पड़ेगा। जी 1 स्टेज में डीएनए नहीं बनता, आरएनए, प्रोटीन, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है ना, तो साइटोप्लाज्म के में ये प्रोटीन सब बनते रहते हैं बेटा। G1 G2 दोनों में आरएनए, प्रोटीन सब कुछ बनते रहते हैं, डीएनए केवल एस में बनता है। 56% का सही है, मयंक, गोजो, नम्रता। चलो आओ एक क्वेश्चन, ये तो आप लोग कर ही दोगे, करो ट्राई, करो करो करो। ये स्माइली किसको भेज रहे हो आप लोग? मुझे ही भेज रहे हो ना, खुश हो इसीलिए भेज रहे हो ना। और थम्स डाउन पोल के लिए भेज रहे हो शायद, पोल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना? मेरे लिए तो नहीं भेज रहे हो थम्स डाउन। चलो विच इज करेक्ट, डीएनए कंटेंट डबल होता है एस फेज के बाद, इंटरफेज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। G2 पहले आता है, फिर M आता है, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 77% ने सही दिया, साहिल, बाबूशान ने सबसे पहले। चलो करो एक और क्वेश्चन ट्राई, करिए ट्राई करिए। बेटा चैट बॉक्स में आंसर दे दो, कोई बात नहीं, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है, हम में भी तो कमियां हैं, तो आओ हम सब आज पोल को भी अपने गले लगाते हैं उसकी कमियों के साथ। पोस्ट माइटोटिक फेज, एम के बाद, जिसमें साइटोप्लाज्म, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ बनता है, G1, एम के बाद है G1। 67% ने सही दिया, रूडर, शरीर, यश, वेरी गुड। चलो करो ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आ जाएगा। करो 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 ट्राई करो। अरे पोल को भाड़ में नहीं लगाओगे, गले नहीं लगाओगे, थम्स डाउन मतलब पोल को गले नहीं लगाओगे, फिर गांव में जाके मेडिकल प्रैक्टिस कैसे करोगे? कुछ नहीं मिलता, इंस्ट्रूमेंट भी आधे अधूरे होते हैं, फिर कैसे गांव में प्रैक्टिस करोगे? गांव में बोलोगे हम इस बच्चे को बाहर ही नहीं निकालेंगे, नो डिलीवरी, नो इंस्ट्रूमेंट, नो कन्वीनियंस, नो कंफर्ट, नो डिलीवरी, नो ऑपरेशन, ऐसे बोलेंगे क्या? चलो डीएनए भी डबल होगा, ग्रोथ भी होगी, सेल डिविजन के टाइम पर
सेल ग्रोथ भी होगी, पूरी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी होगी, डीएनए भी डबल होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। 73% ने सही दिया। पूजा आदित्य फ्यूचर डॉक्टर, वेरी गुड। चलो करो ट्राई। ये तो यूं ही है बाएं हाथ का खेल आपका। मेरी हुई थी ना गांव में पोस्टिंग इंटर्नशिप में, एमबीबीएस के बाद, फाइनल प्रॉफ के बाद, ग्वालियर के पास। हाँ, आसपास के गांव में ही देते ना, शिवपुरी ग्वालियर के पास में ही था। जीप से जाते थे हम लोग, हम 3 लोग थे, मैं एक मेरी फ्रेंड ही थी निवेदिता, और एक और, मैं नाम नहीं लूंगी, चलो नाम नहीं लेना चाहिए। तो हम 3 लोगों की पोस्टिंग आसपास के गांव में ही देते ना, शिवपुरी ग्वालियर के पास में ही था। जीप से जाते थे हम लोग, हम 3 लोग थे, मैं एक मेरी फ्रेंड ही थी निवेदिता, और एक और, मैं नाम नहीं लूंगी, चलो नाम नहीं लेना चाहिए। तो हम 3 लोगों की पोस्टिंग लगी थी उस गाँव में। तो वहां गांव में प्रॉपर जीप जाती थी, सुनाऊंगी किसी दिन किस्सा। उस जीप में ना 20-20 लोग, ऐसा मूवीज में देखते थे, मैंने रियल लाइफ में पहली बार देखा था। तो हम तो पहले ही बोलते थे कि भैया हमको हमारी सीट दे देना, तो डाक साहब करके हम लोग एप्रिन और स्टेथो लेकर जाते थे, तो सब गांव वाले हमको अच्छे से बिठा देते थे और बाकी एकदम ठुसे हुए रहते थे। बड़ा ही अलग ही एक्सपीरियंस था, इज्जत जबरदस्त मिलती थी। जीवन में पहली बार ऐसा लगता था कितनी इज्जत मिल रही है, घर में तो इज्जत मिलती नहीं है क्योंकि। चलो जी, तो इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को सेल साइकिल कहते हैं, ऑफकोर्स सेल साइकिल कहते हैं। 50% ने सही दिया। ओम, आयुष, सिक्योरिटी, वेरी गुड। चलो ये करो ट्राई। थोड़े से और क्वेश्चंस, थोड़े से। इज्जत तो भरपूर मिलेगी, जितनी बेइज्जतियां हुई हैं वो सब नीट के बाद में डॉक्टर बनके आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसा मिलेगा कि नहीं वो नहीं पता, इज्जत तो पक्का मिल जाएगी। चलो इनकरेक्ट। वैसे आजकल तो इज्जत भी थोड़ी कम हो गई है डॉक्टर्स की, उतनी नहीं है जैसे हमसे पहले जो जनरेशन थी उसमें तो बिल्कुल ही भगवान का रूप थे। हमारे में फिर भी थोड़ी शक की नजर से देखते थे, और अब तो काफी इज्जत डॉक्टर्स की भी खुद भी उन्होंने लूज करी है, काफी डॉक्टर्स ने कुछ गलत तरीके से प्रैक्टिस करके। बट स्टिल अभी भी जब एक इंसान, एक मरीज, एक उसके अटेंडर्स परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उस समय डॉक्टर जो है रियल में अभी भी वो भगवान का रूप लगता भी है। और पेशेंट अटेंडेंट्स ऐसे होते भी हैं जो सालों साल टच में रहते हैं जब आपने उन्हें हील किया होता है। कितने ही पेशेंट्स हैं मेरे जो आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं। दिवाली पे, होली पे मैसेजेस आते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, हमने, क्योंकि मैं एक इनफर्टिलिटी गायनेक हूं, तो ऑफ कोर्स उसी चीज से रिलेटेड मेरे पास पेशेंट्स कांटेक्ट में रहते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, वर्थ फाइटिंग फॉर। उसी पेशेंट्स के नाम पर चलो आओ 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। इनकरेक्ट मतलब फॉल्स पूछा है। 90 मिनट्स 24 आवर बिल्कुल करेक्ट है। 95% से ज्यादा टाइम होता है उन पेशेंट्स के लिए, उस इज्जत के लिए, उस नाम के लिए। आइए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। कुणाल, सिम्मी, ड्राई फ्रूट, आलोक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ, बहुत मजे आते हैं, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा है। एमबीबीएस में बहुत मस्ती भी होती है, बट एमबीबीएस में जाने के बाद आपको फर्स्ट ईयर से ही प्री पीजी की प्रिपरेशन की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। चलो, नॉट करेक्ट है जीवन के बारे में, यानी फॉल्स बताना है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, लॉन्गेस्ट फेज है। डीएनए डबल नहीं होता बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। 81%। पूजा, रूडर, अभिश्री, कुणाल, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करो 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 करो, मैं देखूं जरा कितने क्वेश्चन और हैं। बस 4 क्वेश्चन और हैं इसके बाद, जस्ट 4 क्वेश्चन। अगर इनिशियल अमाउंट 2C है तो S के बाद क्या हो जाएगा? S के बाद डबल हो जाएगा, 4C इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 86% ने सही दिया। संचिता, पूजा, अमन, वेरी गुड। चल आओ करो एक और क्वेश्चन। आप लोग बोर तो नहीं हो जाते हो ये किस्से में बताती हूं अपने, या मोटिवेट हो जाते हो? नहीं, अगर बोर हो जाते हो तो फिर रहने दो, फिर मैं आगे से नहीं बताऊंगी। चलो, एनिमल सेल में एस फेज में क्या होगा? न्यूक्लियस में डीएनए डबल होगा, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डबल होगा, यानी दोनों भाई डबल होंगे, बोथ ऑफ दीज। 72% ने सही दिया। पूजा, गोजो, स्वीकृति, अभय, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाओ जी, 2-3 क्वेश्चन और बस। मोटिवेट 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 मोटिवेटिंग इसीलिए सुनाती हूं। चलो, जोश डबल हो जाए, हमको भी वो सब कुछ करना है, बिल्कुल मजे आते हैं। क्वासेंट स्टेज अकर्स व्हेन सेल्स एग्जिट साइकिल इन। सेल कब एग्जिट करते हैं? G1 में एग्जिट करते हैं, G1 से एग्जिट मारते हैं। जब भी एग्जिट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो G1 ही आंसर देना। 88% ने सही दिया है। स्नेहा, पूजा, शेरिल, रूडर, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो रहने देते। G0 में तो एक्टिव ही है, इनएक्टिव नहीं है, डिवाइड नहीं कर रहा पर एक्टिव है। चलो आओ ये क्वेश्चन करते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते मैम ये तो लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो क्या हुआ? मेरी मर्जी, मैं चाहे इस चैप्टर से दूं, मैं चाहे लास्ट चैप्टर से दूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे लंबे बाल रखूं, मैं चाहे छोटे बाल रखूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे 3 बजे पढ़ाऊं, मैं चाहे 3:10 तक पढ़ाऊं, मेरी मर्जी।
स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर दो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स जहां पर अगर स्पिंडल अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर 76% ने सही दिया, शेरल, शिवांश, अमन, अंकित, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ, लीडर बोर्ड दिखा दूं एक बार, लीडर बोर्ड। यश, अतीका, गरिमा, अर्दिश, हसीबुर, आदित्य, रबिया, अली अब्बास, रिरी एंड शरीन। आज किसी की भी 23 आउट ऑफ 23 नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ एक बार क्विकली इम्यूनिटी बूस्टर करते हैं, फिर एक शायरी सुना के क्लास एंड करती हूं। सेल साइकिल में इंटरफेस G1 is G2, M phase कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस। अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप टू सेल टाइप, ड्यूरेशन वैरी। 24 आवर्स ह्यूमन में, 90 मिनट्स ईस्ट में। G1 मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मैक्सिमम ग्रोथ होगी, लॉन्गेस्ट सेल है, डीएनए डबल नहीं होगा। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। एस में डीएनए डबल होगा, क्रोमैटिन डबल होगा, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, सेंट्रियोल डबल होगा एनिमल सेल में। G2 में टिब्यूलिन प्रोटीन्स बनेंगे, सेल और भी ग्रो करेगा। टोटल इंटरफेस मोर देन 95% ड्यूरेशन है, एम फेज 5% है। सम सेल्स एग्जिट G1, मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डिवाइड नहीं कर रहे हैं, until and unless called upon to do so, that is called G0 स्टेज या क्वाइसेंट स्टेज। ठीक है, अब बेटा आज सबको लेक्चर 1 अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, डीपीपी करना है और 20 मिनट पॉडकास्ट। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 1.6 1.7 की स्पीड पे 20 मिनट पॉडकास्ट सुनना है, 20 मिनट केवल पॉडकास्ट सुनना है आपको। आप 10-10 मिनट करके सुन सकते हो या 20 मिनट करके सुन सकते हो। पॉडकास्ट आपके ऐप में, माय बैच में, आप बॉटनी अल्फा पे जाओगे, वहां पॉडकास्ट सीरीज में मिल जाएगा आपको। ठीक है, डन है। चलो तो आ जाओ, आज की क्लास एंड करते हैं। आज मैं सोचकर आई थी कि आपके साथ एक मस्त शायरी बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मैसेज करते हैं कि मैम नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है। कई बच्चे लिखते हैं कि मैम नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। तो किसी को नींद